एक गांव में मोती नाम का गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी सोना के साथ रहता था। मोती बहुत ही गरीब था। वो मजदूरी करके बहुत कम पैसे ही कमा पाता था। फिर एक दिन मोती को काम मिलता है। वो बहुत खुश होते हुए घर जाता है और सोना को काम लगने की बात बताता है। सोना बोली, अरे, आपको काम मिल गया तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है। वैसे भी आपको 10-15 दिन काम मिलता है और फिर 1 महीने तक खाली बैठे रहते हो। घर तो मेरी वजह से ही चलता है, वरना रोज भूखे ही सोना पड़े। मोती बोला, हाँ भाग्यवान, पर जो मुझे अब काम मिला है वो 10 से 15 दिन का काम नहीं है, पूरे 3 महीने का काम है। और इस बार पैसे भी थोड़ी ज़्यादा मिलेगा। सोना ने कहा, अच्छा, ऐसा कौन सा काम मिल गया जी, जो 3 महीने तक काम करना है। मोती बोला, हमारी गांव में एक राम मंदिर है, पर बजरंगबली जी का मंदिर नहीं है, तो बजरंगबली जी का एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। सोना खुश होते हुए बोली, अरे वाह, यह तो बहुत ही खुशी की बात है जी। जय बजरंगबली जी। मोती बोला, अच्छा, तो अब मैं काम पे चलता हूँ, शाम को घर आऊँगा। मोती फिर काम के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर ठेकेदार कहता है, अरे मोती, पहले दिन ही इतनी देर, तुम्हें यहाँ टिकना तो है ना, कि मैं किसी और को रख लूँ। अरे नहीं नहीं ठेकेदार जी, क्षमा कीजिएगा, कल से मैं समय से पहले ही पहुँच जाऊँगा, पक्का। ठेकेदार बोला, ठीक है, अब काम पर लगो। काम पर तो देर से आए हो, पर काम ठीक से करना। मोती ने कहा, जी, मैं मन लगा कर काम करूँगा। मोती इतना कहते ही काम पर लग जाता है। थोड़ी ही देर बाद बजरंगबली जी की मूर्ति आ जाती है। ठेकेदार ने कहा, मोती, यह मूर्ति लो और मेरे घर पर रख देना। एक बार मंदिर का काम पूरा हो जाए, फिर मूर्ति की पूजा करके मंदिर में स्थापित कर देंगे। पर याद रखना, यह मूर्ति बहुत कीमती है, कुछ होना नहीं चाहिए। मोती बोला, जी ठेकेदार जी, जैसा आप कहें। मोती उस मूर्ति को उठाकर ले जा ही रहा था कि बीच में एक केले के छिलके पर उसका पैर फिसल जाता है और मोती मूर्ति के साथ गिर जाता है और मूर्ति भी टूट जाती है। ठेकेदार जैसे ही मोती को देखा तो कहने लगा, हे भगवान, यह तूने क्या किया। इतनी कीमती मूर्ति तूने तोड़ दी। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है, मूर्ख कहीं का। मोती घबरा जाता है और कहने लगता है, माफ़ कर दीजिए ठेकेदार जी, किसी ने बीच में ही केला खाकर उसका छिलका यहीं फेंक दिया। मैंने देखा नहीं और मेरा पैर फिसल गया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ठेकेदार गुस्से से बोला, तो क्या मेरी गलती है? हाँ, तुझे मैंने कहा था कि मूर्ति कीमती है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, पर तेरे जैसा मंदबुद्धि इंसान यह बात समझ ही नहीं सकता। तेरे जैसा भिखारी इंसान क्या जाने कि इस मूर्ति की कीमत क्या है। मुझे माफ़ कर दीजिए ठेकेदार जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से तुझे काम दूंगा तो ना होगी। तुझे आज ही मैं काम से निकालता हूँ। और हाँ, यह जो मूर्ति तूने तोड़ी है उसके पैसे भी देगा, और अगर नहीं दे पाया तो तुझे और तेरी पत्नी को इस गांव से धक्के मार कर निकाल देंगे और तेरा घर भी बेच देंगे। ठेकेदार जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं एक गरीब इंसान हूँ, मेरे पास 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, तो भला मैं इस मूर्ति के पैसे कैसे दे सकता हूँ। वो सब मैं नहीं जानता, मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं दे पाया तो समझ लेना। अब उठ और यहाँ से निकल जा, और जब तक पैसे ना आ जाएं तब तक अपनी यह मनहूस शक्ल मत दिखाना, समझा। मोती फूट फूट कर रोते हुए सोचने लगा, यह क्या हो गया मुझसे। सोना को जब मैंने कहा था कि काम मिल गया है तो वो कितनी खुश थी, पर अब सब बर्बाद हो गया। भगवान, यह आपने क्या किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान। आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो यह दिन देखना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं भगवान, अब आप ही कुछ करो, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहते ही मोती उसी बन रही मंदिर की दीवार पर अपना सिर पटकने लगता है और पटकते पटकते वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ सोना मोती का इंतजार कर रही थी।
बहुत देर हो जाती है पर मोती घर नहीं लौटता। सोना परेशान होते हुए सोचती है, कितनी देर हो गई है पर ये अब तक नहीं आए। मैंने इनके काम मिलने की खुशी में खीर बनाया है, वो भी ठंडी हो जाएगी। इतना भी क्या काम करना। सोना को इंतज़ार करते हुए बहुत समय बीत जाता है। लगभग शाम होने लगती है और सोना चिंतित हो घर के बाहर खड़ी रहती है पर मोती नहीं आता है। तभी वहां से दो औरतें गुजर रही थीं और सोना को देखकर कहती हैं, अरे सोना, किसकी राह देख रही है? कहीं अपने पति की तो नहीं जिसे धक्के मार कर काम से निकाल दिया गया? सोना उनकी बातें सुन चौंक जाती है। काम से निकाल दिया गया? क्या कह रही हो बहन? वो औरतें बोली, अरे तुम्हें नहीं पता क्या? अब तक तो पूरे गांव को पता चल गया है कि तुम्हारे पति ने बजरंगबली जी की कीमती मूर्ति को तोड़ दिया था और इसलिए उसे काम से निकाल दिया गया है और कीमत भी चुकाने के लिए बोला है। तुम्हारे तो भाग्य ही फूटे हैं बहन, जो तुमने ऐसे आदमी से शादी किया है। सोना गुस्से में बोली, चुप हो जाओ, अब एक शब्द और नहीं। कुछ भी कह लो पर मेरे पति के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकती मैं। तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने यह बात मुझे बताई। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकती हो। वे औरतें बोली, हाँ हाँ ठीक है, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ रुकने का। हम तो बस तुम्हारी भलाई के बारे में ही बोल रहे थे। ऐसा कहते ही वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं और सोना मोती का रात भर इंतज़ार करती रहती है और सुबह हो जाती है पर मोती नहीं आता। तभी मोती की आँख खुलती है, वो उठकर खड़ा हुआ। तभी वहाँ एक पंडित जी आते हैं और मोती से कहते हैं, अरे बेटा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? रात भर यहीं पर सोई थी क्या? मोती ने कहा, हाँ पंडित जी, वो थोड़ी आँख लग गई थी। लेकिन बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम्हारी पत्नी रात से ही परेशान है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होगी। पर पंडित जी, घर जाके भी मैं क्या करता, कैसे मुँह दिखाता? हाँ, मैंने सुना तुम्हारे बारे में। कल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, किंतु तुम चिंता मत करो बेटा, क्योंकि पता चला है कि कल जिस केले के छिलके पर तुम्हारा पैर फिसला था, वो केले का छिलका ठेकेदार ने ही खाकर फेंका था। और इस विषय में मुखिया जी और बाकी सब बातचीत कर रहे हैं। देखना, बात तुम्हारे ही पक्ष में आएगी। आप सच कह रहे हैं पंडित जी। अगर ऐसा है तो भगवान ने मेरी सच में सुन ली। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा पंडित जी, आपने कहीं आग लगी हुई देखी क्या, किसी के घर पर? नहीं बेटा, आग तो कहीं नहीं लगी। मैं अभी ठेकेदार के घर के रास्ते से आ रहा था, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो बेटा? नहीं पंडित जी, वो मुझे एक सपना आया था कि ठेकेदार के घर पर आग लगी है, इसलिए मैंने पूछा। तभी कुछ गांव वाले दौड़ते हुए जा रहे थे। अरे जल्दी चलो, जल्दी चलो, ठेकेदार के घर पर आग लग गई है। मोती भी उन गांव वालों के साथ ठेकेदार के घर गया। वहां ठेकेदार ने मोती को देखकर कहने लगा, ये देखो गांव वालों, यह मनहूस मोती ही है जिसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे घर में आग लगाई है। मोती, तू तो नहीं बचेगा, तूने मेरे घर पर आग लगाई है ना, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मोती ने कहा, नहीं ठेकेदार जी, मैंने ये सब नहीं किया, मैं तो मंदिर में सो रहा था। ठेकेदार बोला, क्या तेरा घर नहीं है जो तू मंदिर में सो रहा था? अब पकड़ा गया है तो बहाने बना रहा है। तभी वहाँ मुखिया आता है और कहता है, हाँ, खुद की गलती दूसरों पर मत डालो ठेकेदार। ठेकेदार बोला, अरे मुखिया जी, आप नहीं जानते यह मोती कितना दुष्ट है। इसने कल मूर्ति तोड़ दी और जब मैंने इसे काम से निकाल दिया तो इसने बदला लेने के लिए मेरे घर पर आग लगा दी। मुखिया बोला, मुझे पता है कि किसने किया है। तुम ही हो जो केले को खाकर कचरे में फेंकने के बजाय बीच रास्ते में फेंक दिया और यह बेचारा मोती मूर्ति लेकर जा रहा था, तुम्हारे फेंके हुए केले के छिलके पर फिसल गया और तुम खुद की गलती मानने की बजाय इस बेचारे पर आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो। ठेकेदार बोला, पर मुखिया जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मुखिया बोला, देखो, तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है।
मैं तुम्हें मंदिर के काम से हटा रहा हूँ और किसी दूसरे ठेकेदार से यह काम करवा लूँगा। ठेकेदार बोला, यह आप अच्छा नहीं कर रहे हैं मुखिया जी। मुखिया बोला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो क्या? ठेकेदार गुस्से में मोती की ओर देखकर बोला, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगा मोती। मुखिया ने फिर मोती से कहा, तुम चिंता मत करो मोती, अब तुम्हें पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब तुम घर जाओ, कल से तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, परेशान हो रही होगी, अब जाओ। मोती ने कहा, आपका धन्यवाद मुखिया जी। उसके बाद मोती घर चला जाता है और जाकर अपनी पत्नी को सारी घटनाएं बताता है। सोना ने कहा, चलो अच्छा हुआ कि मुखिया जी ने सब संभाल लिया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। हम तो पहले से ही इतने गरीब हैं, ऊपर से कर्जे में पड़ जाते तो। मोती बोला, अब यह सब छोड़ो भाग्यवान, और जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ, मैं अभी आपके लिए खीर गरम करके लाती हूँ। तुमने खीर नहीं खाई क्या? आपके होते हुए पहले मैं कैसे खा सकती थी जी? मैं अभी लेकर आती हूँ। वे दोनों खीर खा लेते हैं और देखते ही देखते रात भी हो जाती है और मोती को एक और सपना आता है, जिसे देखकर वो छटपटाने लगता है। सोना उसे उठाने लगती है। अजी उठो जी, आप इतना छटपटा क्यों रहे हो? उठो, क्या हुआ जी? मोती घबरा कर उठा। सोना ने पूछा, कोई बुरा सपना देखा क्या? मोती बोला, बुरा तो देखा ही, पर असली सपना भी देखा। सोना बोली, असली सपना? यह आप क्या कह रहे हैं जी? हाँ, पता है, जब मैंने मंदिर में जाकर अपना माथा पीटा तो मैं बेहोश हो गया था और मैंने सुबह एक सपना देखा था कि ठेकेदार के घर पर आग लग गई थी, और हुआ भी वैसा ही था। अगर मुझे दिखने वाले सपने सच होते हैं तो यह भी ज़रूर सच होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। सोना, जल्दी चलो यहाँ से। सोना बोली, पर कहाँ? मोती बोला, वो सब बाद में पूछ लेना, पहले यहाँ से निकलो, अब चलो। उसके बाद मोती और सोना वहाँ से चले जाते हैं। उसके कुछ ही देर बाद ठेकेदार आ जाता है मशाल लेकर और खुद से कहता है, तूने गांव वालों को तो मूर्ख बना दिया, पर मुझे पता है कि तूने ही मेरे घर पर आग लगाई थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे घर पर आग लगा के यहाँ से बच जाएगा? आग के बदले आग। तूने मेरे घर पर आग लगाई थी ना, अब तू और तेरी पत्नी इस घर के साथ ही भस्म हो जाओगी। ठेकेदार की आग लगाने से पहले ही गांव वाले और मुखिया जी सोना और मोती के साथ वहां पर आ जाते हैं। ठेकेदार ने जब सबको देखा तो चौंक गया और पूछने लगा, अरे मुखिया जी, आप यहाँ पर आप सबको कैसे पता चला कि मैं यहाँ आग लगाने आया हूँ? मुखिया ने कहा, हमें मोती यहाँ लेकर आया है। जब तुमने यह योजना बनाई थी तो मोती ने सब सुन लिया था। अच्छा हुआ मोती जो तुम हमें यहाँ लेकर आ गए, वरना हमें तो इसकी असलियत के बारे में पता ही नहीं चलता। गांव वालों, इसे पकड़ लो और कल सुबह होते ही इसे महाराज के सामने ले जाया जाएगा। अब वही इसका निर्णय करेंगे। उसके बाद गांव वालों ने ठेकेदार को पकड़ लिया और उसे लेकर चले गए। मोती सोना से कहने लगा, भाग्यवान, कल का सपना तो पूरा हुआ ही, लेकिन आज भी मैंने देखा कि ठेकेदार यहाँ आग लगाने आएगा और वह भी सच हो गया। मुझे तो लगता है यह भगवान ने मुझे आशीर्वाद स्वरूप भेंट में दिया है। सोना ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आग लगाने से पहले ही आपको सपना आ गया और आपने सब सुलझा लिया, नहीं तो क्या से क्या हो जाता। मोती बोला, अब उसकी चिंता मत करो, अब सब ठीक है, अब चलो चलकर सो जाते हैं, क्या पता फिर कोई सपना आ जाए। अब तो मैं भविष्य भी देख सकता हूँ, तो अब मेरा तो सोना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोनों जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सोना मोती को जगाने लगी, जी सुबह हो गई, अब तो उठ जाओ कि दिन भर सपने ही देखते रहोगे। मोती नींद से जागता है और कहता है, कितना अच्छा सपना देख रहा था और तुम हो कि देखने ही नहीं देती। सोना बोली, ऐसा क्या देख रहे थे?
मोती ने कहा, मैंने देखा कि हम दोनों अमीर हो गए हैं और हमारे हाथ खजाना लग गया है और हमारा जीवन ऐसा नहीं रहा जैसा है। पर अफसोस, यह तो बस एक सपना था और सपने कहाँ सच होते हैं। सोना खुश होते हुए बोली, तो क्या अब हम सच में अमीर हो जाएंगे? मोती बोला, अमीर? यह कैसी बातें कर रही हो सोना? मैंने कहा ना, ये बस एक सपना था। अरे लेकिन आप जो सपना देखते हैं वो सच हो जाता है ना? अरे हाँ, 2 दिनों से मैंने जो भी सपने देखे वो सब सच हो गए। इसका मतलब है कि ये सपना भी ज़रूर सच हो सकता है। जल्दी बताइए कि वो खजाना आपने कहाँ देखा है? हम अभी वहाँ जाएंगे और खजाने को बाहर निकाल लाएंगे। मुझे ठीक से तो याद नहीं, लेकिन एक खेत में मैंने देखा जो पूरी तरह से बंजर था और इसके बीच में एक अलग तरह का पौधा लगा हुआ था। ठीक उसी के नीचे वो खजाना गड़ा था। बंजर ज़मीन इस गांव में तो कम से कम 6 से ज़्यादा ही हैं और अगर दूसरे गांव की ज़मीन पर छुपा होगा तो खोजना बहुत ही मुश्किल है। पर जो भी हो, खजाना चाहिए तो खोज तो करनी ही पड़ेगी। सही कहा सोना, चलो चलकर ढूंढ निकालते हैं खजाने को और अपनी घिसी पिटी जिंदगी को अलविदा करते हैं। फिर सोना और मोती दोनों ही गांव की बंजर जमीन को खोजने निकल गए। पर बहुत देर तक भी खोजने पर वो जमीन नहीं मिल रही थी। सोना थक कर पूछने लगी, अजी पक्का आपने यही सपना देखा था ना? मोती बोला, अरे हाँ हाँ, मैंने देखा तो यही सपना था। सोना ने कहा, फिर वह ज़मीन मिल क्यों नहीं रही है? कहीं वह दूसरे गांव में तो नहीं है? हम कौन से गांव में खोजें? यह तो बड़ी समस्या की बात है। लेकिन अभी भी एक ज़मीन बची हुई है जो पूरी तरह से बंजर है। एक बार उसे भी चलकर देख लेते हैं, क्या पता मिल जाए। उसके बाद मोती और सोना दोनों उस ज़मीन को देखने के लिए चले जाते हैं। जब वह दोनों उस ज़मीन पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि उस बंजर ज़मीन पर सच में एक अलग तरह का पौधा लगा हुआ था। मोती खुश होते हुए बोला, वो देखो सोना, मैंने कहा था ना, वही पौधा है जिसे मैंने अपने सपने में देखा था। चलो चलो चल कर देखते हैं। फिर वे दोनों पौधों को हटाकर वहाँ पर खोदना शुरू करते हैं। कुछ देर तक खोदने के बाद वहाँ सचमुच एक संदूक रखा था। जब वे संदूक को गड्ढे से बाहर निकालते हैं और खोलते हैं तो उसमें सच में खजाना निकलता है जिसमें कई स्वर्ण मुद्राएं होती हैं। सोना खुशी के मारे कहने लगी, हे भगवान, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं! इतनी तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखे। यह सच है या कोई सपना? मोती बोला, अरे सोना, यह सपना ही तो है जो अब पूरा हो गया है। अब हमें गरीबी से भरी हुई जिंदगी, जिसमें 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था, वो जिंदगी अब नहीं जीना पड़ेगा। हाँ, वो तो है। मुझे तो अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा। किंतु अगर हम इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर जाएंगे तो गांव वालों को शक नहीं होगा। जो कल तक इतने गरीब थे वे रातों रात इतने अमीर कैसे हो गए? कहीं वह हमारी स्वर्ण मुद्राओं को हड़प लिए तो? बात तो तुमने सही कही सोना। हम एक काम करते हैं, इस गांव से ही चले जाते हैं। अरे गांव से चले जाते हैं? या आप क्या बोल रहे हैं जी? और नहीं तो क्या सोना, अगर हम यहाँ रहेंगे तो गांव वाले हमें इतनी सारी स्वर्ण मुद्राओं के साथ रहने नहीं देंगे और अगर हम दूसरे गांव में चले गए तो किसी को भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें कोई पहचानता ही नहीं होगा। सारे लोग हमें शुरू से ही अमीर समझेंगे और वहाँ हम शांति से अपना पूरा जीवन बिता सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ऐसा कहते ही वे दोनों उस खजाने को लेकर दूसरे गांव जाने लगते हैं, यह सोचकर कि अब वो अपना जीवन खुशी से अमीरों वाली बिताएंगे। पर उन्हें क्या पता था कि उनके दरवाजे पर कौन सी मुसीबत दस्तक देकर बैठी थी। दरअसल मोती को खजाना मिला वो राज्य के राजकोष का था, जिसे एक चोर ने चोरी कर वहां गाड़ रखा था और उस चोर को राजा के सिपाही पकड़कर राज दरबार में ले जाते हैं। महाराज, हमने उस चोर को पकड़ लिया है जो हमारे राजकोष से धन चुराकर भाग गया था।
राजा ने कहा, बहुत बढ़िया मंत्री जी, आपने अच्छा काम किया। तो बताओ चोर, कहाँ रखा है मेरा धन? अगर सीधी तरह से बता देते हो तो मैं तुम्हें ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगा, परंतु अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर शेर को खिला दिया जाएगा। चोर बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज, मेरे मित्र ने मुझे लालच देकर यह काम कराया है। अगर आपको पकड़ना ही है तो मेरे मित्र को पकड़िए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, तुमसे किसने कराया, क्यों कराया, यह मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मेरा धन कहाँ है यह बताओ। चोर डर के मारे बोला, जी महाराज, वो धन मैंने पास के ही गांव में एक बंजर जमीन पर गाड़ रखा है और उसके ऊपर मैंने एक जंगली पौधा लगाया है ताकि मुझे खोजने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। राजा बोला, ठीक है मंत्री जी, आप इसके साथ जाइए और खजाने को लेकर आइए, उसके बाद इस चोर का फैसला किया जाएगा। मंत्री बोला, जी महाराज, जैसा आप कहें। ऐसा कहते ही मंत्री उस चोर के साथ उस स्थान पर जाता है जहाँ पर चोर ने खजाने को गाड़ा था, लेकिन वो खजाना वहाँ ना पाकर वो चौंक कर बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया, मैंने तो यहीं पर रखा था। मंत्री ने कहा, देख के तो लगता है कि अभी अभी खोदा गया है। फिर सैनिक चोर को ले गए और मंत्री जी उस चोर को खोजने में लग गए। उन्होंने उस गांव का चप्पा चप्पा छान मारा पर वो चोर नहीं मिला। तो मंत्री जी पास के ही गांव में चले गए। उसी गांव में दो लोग आपस में बातें कर रहे थे। अरे मित्र, सुना क्या, हमारे गांव में एक बहुत ही धनी लोग आए हैं और उन्होंने वो घर खरीद लिया है जिसे सिर्फ बहुत धनी लोग ही खरीद सकते हैं। मुझे तो लगता है कि कोई व्यापारी होगा जिसके महाराज के साथ अच्छे संबंध हो सकते हैं, तो हमें उसके साथ नरमी से पेश आना चाहिए और हमें उसके साथ दोस्ती भी करनी चाहिए, फायदे में रहेंगे। हाँ, सही कहा मित्र। मंत्री उनकी बातें सुन लेता है और उस व्यापारी से मिलने उसके घर चला जाता है। वो धनी आदमी और कोई नहीं बल्कि मोती ही रहता है। मंत्री मोती के घर गया तो मोती ने कहा, जी कहिए महाशय, आप कौन हैं और हमसे क्या काम है? मंत्री ने कहा, मैं तो बस महाराज का सेवक हूँ। मुझे पता चला है कि आपके पास बहुत सारा धन है और आप एक व्यापारी भी हैं, तो हमारे महाराज ने बस अपने समझौते के लिए आपको बुलाया है। मोती बोला, अरे नहीं नहीं मंत्री जी, मैं कोई व्यापारी नहीं हूँ, यह तो मेरा पुश्तैनी खजाना है जो मेरे दादा परदादा के हैं। उन्होंने इतनी मेहनत की और इतना सारा धन बचा के रखा आने वाले भविष्य के लिए, बस, और कुछ नहीं। मंत्री बोला, तो क्या आप यहाँ व्यापार नहीं करने वाले? अगर आप यहाँ व्यापार करेंगे तो और भी पैसे कमा सकते हैं। मोती बोला, आपने सुझाव तो अच्छा दिया है मंत्री जी, पर अभी नहीं, इस बारे में मैं किसी और दिन सोचूंगा। अच्छा, तो क्या मैं आपके पुश्तैनी खजाने को देख सकता हूँ? मोती चौंक कर बोला, क्या? मंत्री बोला, वह क्या है ना कि महाराज सामने वाले की हैसियत से कर लगाते हैं। आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो आपको ज़्यादा कर देना पड़ता है, परंतु वह सुविधाएं भी आपको दी जाएंगी जो अन्य व्यक्तियों को नहीं दी जाती। बस इसलिए मुझे आपका खजाना देखना है। मोती बोला, जी अगर ऐसी बात है तो आप मेरा खजाना देख सकते हैं। मंत्री ने जैसे ही वो संदूक देखा वो पहचान गया। तो मेरा शक बिल्कुल सही निकला। यह वही संदूक है जिसे चोर ने चोरी किया था और ज़रूर यह उस चोर का ही साथी होगा। फिर मंत्री ने कहा, माफ़ कीजिए महाशय, परंतु आपको मेरे साथ महाराज के पास जाना होगा। मोती बोला, महाराज के पास? परंतु क्यों, कुछ गड़बड़ है क्या? मंत्री बोला, अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। असल में आपके पास कुछ ज़्यादा ही अधिक धन है, तो आप पर कितने कर लगाए जाएंगी और कितनी सारी सुविधाएं दी जाएंगी, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। महाशय, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मेरी पत्नी को आने दीजिए। वह सब्जी लेने बाजार गई हुई है। अगर मैं उसे बिना बताए चला गया तो वह बेचारी चिंता करती रहेगी।
उसके कुछ ही देर बाद उसकी पत्नी सोना बाजार से आ जाती है। सोना मोती से पूछने लगी, यह कौन है जी? आपके कोई मित्र हैं क्या? मोती बोला, अरे नहीं नहीं, यह तो महाराज के सेवक हैं। कर के सिलसिले में बात करने आई थी, तो मुझे अभी इनके साथ महल जाना पड़ेगा। तुम घर का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है सोना? सोना ने मंत्री से पूछा, तो क्या आप ही मंत्री जी हैं जो चोर की तलाश कर रहे हैं? मैं जब बाजार गई थी तो सब इसी बारे में बात कर रहे थे। एक चोर ने राजकोष से धन चुराकर एक बंजर जमीन में गाड़ दिया था। अब वो खजाना गायब है। मंत्री जी उसी चोर को खोज रहे हैं जी। मोती बोला, मंत्री चोर की तलाश? यह क्या बोल रही हो सोना? तो क्या हमें जो खजाना मिला था वो चोरी का था? तभी मंत्री बोला, तो तुम दोनों को पता चल ही गया। देखो, अब भागने का कोई फायदा नहीं है। अब तुम नहीं बच सकते, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप मेरे साथ महल चलो। सोना बोली, देखिए मंत्री जी, इसमें मेरे पति की कोई गलती नहीं है। उन्होंने खजाने को नहीं चुराया। हमें तो खजाना गड़ा हुआ मिला था, तो हमने ले लिया। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई मंत्री जी, हमें माफ़ कर दीजिए। मंत्री बोला, मैं तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ क्या? वो ज़मीन तुम्हारी थी ही नहीं, तो फिर तुम उस ज़मीन में क्यों जाओगे और खोद के देखोगे? जिसे पता ना हो कि खजाना कहाँ है वो नहीं ढूंढ सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो। और तुम्हें पता तभी हो सकता है जब तुम चोर के साथ मिले हुए हो। मोती बोला, मंत्री जी, यह सब मेरा करा धरा है। इसमें मेरी भोली पत्नी को कुछ नहीं पता। आप कृपया करके इसे जाने दें और मुझे लेकर चले। मंत्री बोला, ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम ही चलो मेरे साथ। मंत्री मोती को लेकर राजमहल पहुंचा और राजा से कहा, महाराज, ये रहा वो चोर जिसके साथ मिलकर उस चोर ने संदूक चुराया था। राजा ने कहा, तो तुम हो वो चोर? सैनिकों, उस चोर को यहाँ लेकर आओ। चोर आया तो राजा ने उससे पूछा, क्या यही है वो जिसके साथ तुमने मिलकर चोरी की थी? चोर बोला, जी महाराज, यही है वो मेरा मित्र। इसकी लंबाई और कद काठी उसी के जैसे है और वह आँख भी वैसी ही है महाराज। राजा ने मोती से कहा, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है क्या? मोती बोला, नहीं महाराज, मैं बस इतना ही कहूँगा कि इसमें मेरी पत्नी का कोई हाथ नहीं था। वो तो बस बेचारी मासूम है, उसे इन सब मामलों में मत घसीटिएगा महाराज। राजा ने कहा, ठीक है सैनिकों, इन दोनों को ले जाओ और डाल दो हमेशा हमेशा के लिए कारागार में। कारागार में अब वो चोर मोती साथ थी। मोती ने चोर से कहा, एक बात बताओ चोर भाई, तुमने मुझे अपना साथी क्यों बताया? चोर ने कहा, यह क्या कह रहे हो? तुमने मेरे साथ मिलकर चोरी की तो मैं तुम्हारा ही नाम लूँगा। मोती बोला, अरे लेकिन मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। चोर बोला, तो मैं कौन सा तुम्हें जानता हूँ? ये लोग अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं, पर एकदम मूर्ख हैं। मैंने जो कहा उसे सच मान बैठे। मैंने तो बस इन्हें गुमराह करने और इन्हें परेशान करने के लिए यह झूठी कहानी बनाई। असल में तो मेरा कोई साथी नहीं है, मैंने अकेले ही चोरी की थी। मोती बोला, तो इसका मतलब तुमने झूठ कहा ताकि वह तुम्हारे दूसरे साथी को खोजने के लिए दिन रात परेशान रहे। चोर बोला, और नहीं तो क्या, पर पता नहीं तुम इन चक्करों में कैसे फंस गए, और उससे भी हैरानी की बात, तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने खजाना कहाँ रखा है? मोती बोला, मैं कहूँगा तब भी तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए जाने दो। चोर ने कहा, अरे क्यों नहीं करूँगा, यह लोग बेवकूफ़ हैं, मैं नहीं, तुम कहो तो सही। फिर मोती बोला, मुझे सपने आते हैं जिसमें मैं भविष्य देख सकता हूँ। फिर मोती ने पूरी बात बताई। चोर यह बात आश्चर्य से सुनने लगा और कहता है, भविष्य वाले सपने? यह क्या बकवास कर रहे हो? भला ऐसा भी हो सकता है क्या? तुम्हारी बातों पर विश्वास करना सच में बहुत मुश्किल है, पर जो भी हो, तुम मुझे बहुत शरीफ लगते हो। अपनी पत्नी को बचाने के लिए तुमने झूठा आरोप भी अपने ऊपर ले लिया, इसलिए मैं तुम पर विश्वास कर लेता हूँ। फिर रात हो जाती है। चोर और मोती दोनों ही सो जाते हैं
और मोती फिर से सपना देखने लगता है और नींद में ही घबराने लगता है। मोती को ऐसे देखकर चोर की नींद टूट जाती है और वो मोती को उठाने लगता है। अरे यह क्या मित्र, तुम ठीक तो हो ना? उठो मित्र, उठो। तभी मोती की एकदम से नींद खुल जाती है और वो कहने लगता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। चोर ने पूछा, क्या नहीं हो सकता है? तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? मोती बोला, हाँ, मैंने देखा कि महाराज की जान खतरे में है। उन्हें शरबत में जहर दिया गया है और उसे पीकर वो मर जाते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो महाराज के प्राण जा सकते हैं। चोर बोला, अरे तो तुम क्यों इतना डर रहे हो? प्राण तो महाराज के संकट में है, ना तुम्हारे तो नहीं। मोती बोला, महाराज के प्राण मेरे प्राण हैं। अगर महाराज को कुछ हो गया तो यह राज्य बहुत संकट में आ सकता है। तुम नहीं समझोगे। सैनिकों, सैनिकों, उठो। सैनिक उठा और कहने लगा, अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है इतनी रात को? मोती बोला, महाराज के प्राण खतरे में है। सैनिक चौंक कर बोला, क्या कहा? महाराज के प्राण खतरे में है और तुझे कैसे पता चल गया? कोई सपना देखा है क्या? मोती बोला, वो मैंने बाजार में किसी को कहते हुए सुना था कि महाराज को जहर देने वाले हैं उनके शरबत में। तुझे हम कोई मूर्ख लगते हैं? अगर बाजार में तूने ऐसा सुना तो तभी क्यों नहीं कहा, अभी क्यों कह रहा है? चोर ने मोती से कहा, रहने दे भाई, यह तेरी बात नहीं समझेंगे, बोलकर कोई फायदा नहीं है। सो जा, तूने इन्हें बता दिया, बस इससे ज़्यादा अब तो कुछ नहीं कर सकता, अब सो जा। ऐसा कहने के बाद चोर सो जाता है और मोती तो रात भर परेशान रहता है और सो ही नहीं पाता। सुबह होने के बाद मोती को महाराज के पास बुलाया जाता है। मोती राजा को देखते ही बोला, महाराज, आप जिंदा हैं? राजा बोला, तो क्या तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? मोती बोला, नहीं महाराज, वो तो बस मुझे एक बुरा सपना आया था, इसलिए। राजा ने कहा, यही ना कि हमें किसी ने जहर दे के मार डाला? मोती बोला, हाँ महाराज, पर आपको कैसे पता? तभी मंत्री ने कहा, जब कल हमने तुम्हें कारागार में डाला तो तुम्हारी पत्नी आई थी और कह रही थी कि तुम्हें सपने आते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाएं दिखाते हैं। हमें पहले तो लगा कि वह तुम्हें बचाने के लिए झूठ बोल रही, पर जब तुमने सैनिक से महाराज को जहर देने वाली बात कही तो सैनिक मेरे पास आया था और उसने मुझे यह बात बताई। जब मैंने इसकी छानबीन की तो मुझे पता चला कि सेविका दूसरे राज्य के दुश्मन के कहने पर शरबत में जहर मिलाकर लाई थी। जब मैंने उससे शरबत पीने को कहा तो वह डर गई और डर के कारण उसने अपना सारा सच बता दिया। फिर राजा ने कहा, इसलिए हम तुम्हारे सपने वाली बात को इनकार नहीं कर सकते। तुम्हारी पत्नी ने कहा कि वह खजाना तुमने अपने सपने में देखा था। तुमने चोरी नहीं की है, इसलिए हम तुम्हें आज़ाद करते हैं। मोती इतना सुनते ही खुश होते हुए बोला, क्या आप सच कह रहे हैं महाराज? आपका धन्यवाद कि आपने मेरी पत्नी का विश्वास किया और मुझे छोड़ दिया। राजा ने फिर कहा, सिर्फ तुम्हें छोड़ा ही नहीं है, तुमने हमारी जान बचाई है, इसलिए वह घर जिसे तुमने हमारे राजकोष से खरीदा है, वह घर हम तुम्हें इनाम के तौर पर देते हैं और तुम्हें हम एक पद भी देते हैं जहां तुम्हें मंत्री जी के साथ काम करना होगा। तुम्हारे सपनों के कारण हमारी बहुत मदद होगी। तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ काम करना चाहोगे? मोती बोला, जी महाराज, आपका कोटि कोटि धन्यवाद महाराज कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं कल से ही काम पर लग जाऊंगा महाराज। अब मुझे जाने की आज्ञा दें। मुझे घर जाकर अपनी पत्नी को यह खुशखबरी देनी है, वो बेचारी चिंता कर रही होगी। ऐसा कहते ही मोती घर चला जाता है और सोना को सारी बात बता देता है। अब उन्हें गरीबी से छुटकारा मिल जाता है और इसी खुशी में वह दोनों मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद करते हैं। इस तरह मोती और सोना को गरीबी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया और वे दोनों हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।
कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।